नमस्कार आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। खान सर, फैजल खान सर, दो कंट्रोवर्सीज एक के बाद एक समझते हैं। 2 तारीख को पटना में इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर फायरिंग हुई। दरअसल पास के कोचिंग इंस्टीट्यूट से इनकी थोड़ी अनबन चल रही थी, उसी को लेकर थोड़ी लड़ाई झगड़ा पत्थरबाजी हुई और मामला कंट्रोल करने के लिए इनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने हवाई फायरिंग करी। तो पुलिस ने बाद में आर्म्स एक्ट लगा करके खान सर को ही गिरफ्तार कर लिया। बाद में इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक हॉस्पिटल चलाते हैं, उस पर नोटिस भी डाले गए। अब समझ में नहीं आ रहा यहाँ खान सर फंस गए या इनके वकील के पैसे बच गए, क्योंकि साथ ही साथ में पैरेलली ये दूसरा केस लड़ रहे थे अंजना ओम कश्यप वाला। तो तुम्हें याद है पिछले हफ्ते अंजना ओम कश्यप ने जो यूट्यूब टीचर्स हैं, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, बाद में फिर यूट्यूब टीचर्स ने बोला कि तुम हमसे क्या सवाल कर रही हो, जिनसे सवाल करना है उनसे तो सवाल करती नहीं हो। देखिए अंजना जी, हम आपको एक बार सॉरी गलती से जी बोल दिया और नाम लेकर बोला था। तो अंजना ओम कश्यप जी ने इन सारे टीचर्स पर 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस लगा दिया। 2 करोड़ रुपए की मान हानि। मैडम विद ड्यू रिस्पेक्ट, इतना मान आपका है भी नहीं जितनी आप हानि मांग रही हो। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप। बाद में केस किया और कोर्ट ने खान सर को इस वाले केस में इंटरिम इंजंक्शन देने से मना कर दिया। कि पहले होता है ना, एक तो बेल मिलती है, उसके पहले इंजंक्शन होता है, वो इंजंक्शन देने से भी मना कर दिया। मतलब कंगाली में आटा गीला। तो भैया अगले दिन न्यूज पे छपा कि फैजल खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली, राम रहीम को मिल गई। शुरू में जब आए फैजल खान मुझे लगा कोई दूसरी न्यूज होगी, नवाजुद्दीन मुंबई लोकल में पकड़े गए होंगे। और इतना शिवाजी द बॉस टाइप सीन हुआ है ना कि जब खान सर को पुलिस उठा के ले गई, उनको थाने में लेके गई, तो जितने भी पुलिस वाले हैं सब सेल्फी वीडियो बना रहे हैं उनके साथ कि सर मेरी बेटी भी तैयारी कर रही है, इसके लिए सेल्फी। अरे मेरी भांजी भी है। अरे एसएचओ साहब, आपकी तो भांजी पढ़ रही, दरोगा साहब का सिलेक्शन इन्हीं की कोचिंग से हुआ है। क्यों हिला डाला ना। लोग कह रहे हैं बताओ, बस एक घटना के बाद खान सर से फैजल खान बना दिया उसको। उसके साथ कितना गलत हो रहा है भाई। खान पर ही आर्म्स एक्ट हो सकता है, अगर ओझा होता तो आर्म से एक्ट हो जाता। राजा मंटाल्टी हम है, बाकी पानी कम है। सबके थंबनेल देखो तुम। कहां है फैजल खान? पकड़ा गया फैजल खान। ठीक है, भेड़िए का मास्क लगाया हुआ है साथ में। ओफो, फुल थंबनेल डिजाइनिंग हो रही है भाई की। मामले में ट्विस्ट, फैजल खान तो और बुरा फंस गए। फैजल खान पर गैर जमाती एफआईआर का विश्लेषण। वक्फ के कब्जे वाली कितनी संपत्ति छिनेगी? अच्छा, वक्फ भी आ गया उसमें। 10, 50, 100, 500 सारे नोट बदले जाएंगे। चूरन वाले चला लेते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फ्री एजुकेशन सिस्टम को कोई बढ़ने नहीं देता। गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए वो खान सर ने करा है। ये रिपोर्टर टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं। कभी किसी बड़े इंसान के आगे पीछे जाना होता तो ईडी उसकी संपत्ति पे रेड मारती है, उसकी फैक्ट्रियों पे, उसकी ऑफिसेस पे, उसकी ऑफशोर कंपनीज पे। फैजल खान को टारगेट करने के लिए तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट और अस्पताल पे नोटिस चढ़ाने पड़े। वो अस्पताल जो 200 में वो सर्विस दे रहा था जो वैसे 2000 में मिलती बाहर। If this is not self-explanatory, I do not know what is. किसी को भी कर लो, तुम टीचर्स के साथ हिंदू मुसलमान कर रहे हो। Meanwhile, अंजना जी ने नेशनल के बाद अब इंटरनेशनल बेइज्जती करवा ली है। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप। खान सर वाला मसला चल रहा था। खान सर तो, अरे सॉरी, खान सर बोलना पड़ेगा। अरे फैजल खान। इंडियन मीडिया मुझे लगता है कभी कभी स्टैंडर्ड सेट करती है नीचे से। लगता है कि क्या ही गिर जाएंगे इससे नीचा। तो पता चलता है कि एक टीचर को भी उसके धर्म तक रिड्यूस कर दिया है फैजल खान। ये इनकी जर्नलिज्म है। एक्चुअली इससे भी ज्यादा खराब है, ताकि कोई सवाल ना पूछे कि हमारी बेरोजगारी, हमारी नौकरी और हमारे पेपर लीक का क्या, तो चूरन चटाना होता है ना इनको नेशनलिज्म का और वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, ईरान हमला कर देगा, अमेरिका हमला कर देगा। अरे ईरान में तो रोटी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। ऐसा इन्होंने एक शो किया। ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। तो ईरान की एम्बेसी को ही फैक्ट चेक करना पड़ा फिर कि ऐसा नहीं है। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो। The Embassy of Islamic Republic of Iran in India categorically rejects the report and claims circulated by certain media outlets. The Embassy of Iran also urges respected Indian media organizations to obtain and disseminate news and reports concerning Iran from credible, official and verifiable sources. You are spreading fake news yourself by calling Aaj Tak a respected media organization. Shame on you. Indian media is a joke. Neither Indians nor anyone in the world cares about them. यार तुम्हें लग रहा है ना, मैं तो कितने ज्यादा समझदार लोगों को बेवकूफ होते देखा है, कितने ज्यादा मैंने घोड़ों को गधे बनते देखा है इनके दिन रात जो मीडिया वीडियो जो दिन रात जहर पिलाया इन्होंने। कितने लोग पागल हो गए दिमाग से। मंदिर चाहिए। बट कोई नहीं, 157 कम जिल्लत थी, अब शायद 175 होगा। 19-20 का ही अंतर है बस। And next let's talk about the 370 बिरयानी कंट्रोवर्सी।
अब तक आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। कॉमेडियन प्रणीत मोरे के एक शो के दौरान दो लोगों की वीडियोस वायरल होती है। पहले तो हिमांशु नाम के इस लड़के की, जिसने बताया कि वो एक लड़की के साथ डेट पे गया था, फिर वो उसने बिरयानी खाई और उसने बिल पे किया और फिर वो कहते घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूंगा। और दूसरी सेजल नाम की ये डॉक्टर लड़की जो बोलती है कि जब डेड बॉडीज हमारे अस्पताल में आती है तो हम उसके डायमेंशंस लेते हैं। और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ऐसे कोई जोक वो भी मारते थे भैया, एकदम सीरियस रहते सब लोग। मारते हैं व्हाटएवर, जो भी साइज वगैरह जो क्या जितना ये लोग अंदर हंसे ना उतना ही बाहर रोए हैं। अब इस पूरे मसले को लगभग एक हफ्ता होने को जा रहा है। अ लॉट हैज बीन ऑलरेडी सेड, पूरे इंटरनेट पे वायरल रहा है, सबने इस पे कमेंट्स किए हैं, वीडियोस बनाए हैं, अपने ओपिनियंस दिए हैं। आफ्टर लेटेंट आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट बैकलैश एनी कॉमेडियन गॉट। लड़के ने आईडी डीएक्टिवेट कर ली है, दो लोगों ने इनमें से अपॉलॉजी वीडियो डाल दी है, तीनों पर एफआईआर हो गई है। लड़की के पुराने डॉक्यूमेंट्स, उसने कैसे अपनी नौकरी ली, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और लड़की को कॉलेज से टेम्पररी और लड़के को जॉब से परमानेंटली निकाल दिया गया है। The statements shown in those clips are offensive. They are not something I agree with. They are not something our company stands for. That is why we have decided to part ways with Himanshu. And if you're still confused कि इतना आउटरीच क्यों, तो प्रॉब्लम में प्रॉब्लमैटिक क्या है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। Now first things first, this is a comedy art form जहां पे कोई कॉमेडियन होता है, वो ऑडियंस से बात करता है, उनसे उनकी कहानी, उनसे सवाल पूछता है और उसमें वो लोग कॉमेडी जनरेट करते हैं। भतेरे सारे कॉमेडियंस ये करते हैं। ये लड़का अपनी कहानी बता रहा था कि जी गुड़गांव में मैं एक लड़की के साथ डेट पे गया था, हमने खाना खाया, फिर वापस आए और फिर मैंने उसको ये करने का, टच करने की, बेसिकली सेक्सुअल एडवांसेस किए। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूंगा। कि द वे ही वाज थिंकिंग कि क्योंकि उसने खाने का बिल पे किया है तो जो उसे चाहिए वो लड़की का देना तो बनता है। ये लेना देना वाली मेंटालिटी है प्रॉब्लम। क्योंकि क्या लेना है, क्या देना है, क्या ऐसी कमोडिटी वो दे रही, तो जब तुम ये इसको समझोगे ना तो तुम्हें ऑब्जेक्टिफिकेशन की बू आएगी कि लड़की को एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सनैलिटी नहीं, एज अ कमोडिटी देख रहा है। वो आदमी अच्छा हो सकता है पर जैसे वो सोच रहा है वो उसकी सोच गलत है। दूसरा, ये लड़की किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर होगी, इंटर्न होगी, वहां पे कई सारे लोग होते हैं जो अपनी बॉडी डोनेट कर देते हैं मेडिकल रिसर्च पर्पस के लिए, तो बताती है कि जब वो आते हैं तो हम उनको देखते हैं और हम उनका व्हाटएवर, जो भी साइज वगैरह जो क्या अब यहाँ पे जब रिकॉर्डर है ना तो कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं, सामने कॉमेडियन बैठा है, तुम्हारे हाथ में माइक है, स्पॉटलाइट तुम पे हो, तो लोग ना कई बार कूल बनने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज बोल देते हैं जो जनरली उनको नहीं बोलना चाहिए। उन्हें भी पता है बट एट दैट पॉइंट सब हंस रहे थे तो उस पर प्रेशर था कि यार हंस रहे हैं, मैं और कुछ ऐसा बोल देता कि और हंसी आएगी। एंड दैट इज वेयर दैट बेनिफिट ऑफ डाउट इज, उन्होंने जो बोला वो गलत था पर उससे ज्यादा गलत था जो उसके बाद तालियां बजी उसमें। एक औरत के कॉन्सेंट को एक प्लेट बिरयानी में तौल दिया गया और सब ये सुन के हंसे, तो वो क्राउड वर्क में प्रॉब्लम नहीं है, वो क्राउड ही प्रॉब्लम है। लेटेंट की तरह ये नहीं है कि किसी ने क्लिप काट के ट्विटर पे बोला है कि ये सब क्या चल रहा है। ये तो खुद प्रणीत मोरे ने काट के रील डाली थी, क्या है ये देखो और मेरे टिकट खरीद के आओ बाकी देखने। एंड दैट इज व्हाई ही इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन दीज टू। सोशल मीडिया पे भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कई बार फॉर एग्जांपल हम लोग भी रिकॉर्डिंग करते टाइम उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, मुंह से गालियां निकल जाती हैं, ये लोग कुछ बोल देते हैं, आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ा लेते हैं। ऐसी बातें होती हैं जो है ना पब्लिक प्लेटफॉर्म या स्टेज पे नहीं करेंगे, बट फिर समझ में आता है कि सब देखते हैं, लोग फैमिली के साथ, बच्चों के साथ देते हैं, कुछ बातें कट कर देनी चाहिए। अब क्या सही है, क्या गलत है, कितना बोलना है, कितना बोला जा सकता है, सब सब्जेक्टिव होता है। सेम वे जो इन लोगों ने बोला, ऐसा नहीं है कि वो कभी सोचा नहीं गया या बोला नहीं गया या बोला नहीं जाता, पर उन बातों को कट या करेक्ट करने की जगह उन्हें कूल समझा गया। चलो थोड़ा कमेंट पढ़ लेते हैं। And take a straight man to a gay bar and he'll learn about consent. अभी हंसेंगे नहीं, अभी हंसेंगे नहीं, 2-3 कमेंट तक तो नहीं हंसेंगे। Not a single man in the room by the way, and all of them by the way. बहुत सारी लड़कियां भी थी उसमें हंस रही थी, और जब लड़की ने जोक मारी तो लड़के भी हंस रहे थे। जोक्स अगर प्रॉब्लमैटिक मेंस लॉकर रूम में तो वुमेन लॉकर रूम में भी उतने ही प्रॉब्लमैटिक होते हैं। अगर तुम उस डिबेट में चले जाओगे तो पॉइंट खो दोगे। बहुत सारे लोग तुम पीछे देखोगे ना तो उसमें अनकंफर्टेबल भी हो रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, बट इट्स ह्यूमन नेचर टू ट्राई टू फिट इन। After watching the clip, people donating their dead body to medical colleges would think twice before donating. Nonsense people. इसी को कहते हैं ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने डाल दिया, अब आपकी वजह से कोई किसी को आंखें नहीं मिलेंगी क्योंकि किसी ने अपनी बॉडी डोनेट नहीं की। वो कॉस्ट आप रीपे करना छोड़ो, आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। Imagine the outcry if a male doctor had said, see वही बात आ गई ना कि भाई वो अच्छा आदमी ऐसा कह रहा है, सोचो अगर आदमी ने ऐसा कहा होता तो क्यों आदमी होता, लाइक। बट हैविंग सेड दैट, उन लोगों ने माफी मांग ली है, तीनों पे पुलिस केसेस हो गए हैं, किसी की नौकरी चली गई है, किसी का करियर चला गया है, एंजाइटी में हो गया, माफी मांग लिया, गेट ओवर इट।
स्पॉटलाइट आता है, रूम भरा तो फनी बनने का प्रेशर होता है, तो एंग्जाइटी में लोग बोल देते हैं कुछ चीजें। गलती तभी गलती है जब सुधरने का मौका भी दिया जाए, वरना तो फिर वो क्राइम ही मान लिया ना आपने उसको। एनीवे, नेक्स्ट न्यूज आपने सुनी ली होगी, मोदी जी ने नेहरू को पीछे छोड़ दिया है। मैं नहीं मानता। This week, PM Narendra Modi became India's longest serving elected prime minister. स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करते रहने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, इतना बोलूंगा तो टिकट ही मिल जाएगा। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बट मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 4400 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। लेट दैट सिंक इन। इससे पहले 1952 से 1964 तक जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे फॉर अ पीरियड ऑफ 4398 डेज, और अब प्रधानमंत्री मोदी ने उसको पछाड़ते हो, अब तो फंडिंग भी मिल जाएगी। अच्छे दिन। और ये दिन सेलिब्रेट करने के लिए नेता जितने पार्लियामेंट में नहीं थे उतने मंदिरों में पहुंच गए। हर जगह बस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी की ही पूजा हो रही है। ओह माय गॉड। कंगना रनौत पूजा कर रही हैं, धर्मेंद्र प्रधान पूजा कर रहे हैं, और वहां पे राघव चड्ढा भी पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। राघव चड्ढा बेचारे शादी परिणीति से की कमिटमेंट बीजेपी को देनी पड़ रही है। और हर जगह, कहीं मंदिर में पूजा हो रही है, कहीं स्टूडियो में हो रही है। 12 years and counting. Record silences critics. Silence and critique. Yes, yes, bro, you go. देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है, लवणे न भोजन। प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत का सीक्रेट योगी बता रहे हैं। 27 आने तो एक बार। मोदी सरकार के बेमिसाल 12 साल, नेहरू और इंदिरा दोनों पीछे छूट गए। वाह 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 मोदी जी, वाह वाह। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती ऐसे थंबनेल में अपनी फोटो लगाते हुए। नहीं। लॉन्गेस्ट सर्विंग पर्सनल पीएम ऑफ इस बात पे भगवान की आरती हो जाए, ये मामले तो रिकॉर्ड सेट हुआ है। इस बार लोग जब पूजा करने गए तो भगवान से भगवान की लंबी उम्र की कामना की। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। फेंकने के मामले में भी इसने दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? You will love him or hate him, but you can never defeat him. I would want to give it to him. थोड़ी तारीफ कर ही लेते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ कि इंडियाज ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन इज नरेंद्र मोदी। लीडर ओके, प्राइम मिनिस्टर शायद हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट एज अ पॉलिटिशियन देखो तुम, आज तक कोई चुनाव नहीं हारा नरेंद्र मोदी ने। मतलब सीएम अनडिफीटेड, पीएम एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? वो लीडर कैपेबिलिटी है, लेकिन पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन चुनाव जीत रहा है बार बार। और अभी भी अगर तुम्हें लेना हो कि नहीं, ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन, लिटमस टेस्ट लेना हो इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में, अगर तुम 5 मिनट बात कर पाओ बिना नरेंद्र मोदी का नाम लिए, तो करके दिखा दो। एक कैंपेन मेरा भी हो जाए क्या? अरावली के बाद हिमालय भी तो बचे हैं थोड़े। The most violent, the most diabolical, a beast slayer, a conqueror's conqueror. Okay, next is the update on cockroaches. दिल्ली के बाद कॉकरोच जनता पार्टी अब देश के अलग अलग सिटीज में प्रोटेस्ट कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग करते हुए 11 तारीख को पुणे में, 12 को लखनऊ में, 13 अमृतसर, 14 हैदराबाद, 14 बेंगलोर, 15 जयपुर और 20 दोबारा से दिल्ली में। अरे 21 का पेपर है, 20 को प्रोटेस्ट मत कराओ, बच्चे एडमिट कार्ड पकड़ेंगे, तुम्हारा मैनिफेस्टो। बाय द वे, मैनिफेस्टो से याद आया, कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना एक रोड मैप निकाला है। 10,000 रुपए पेपर लीक हार्डशिप कॉम्पेंसेशन, मैंडेटरी बैकअप एग्जाम विद इन 72 आवर्स। इतनी जल्दी बैकअप बिजली नहीं आती आजकल। पेपर चेकिंग फॉर पेपर एग्जाम्स, अच्छा मतलब OSM ऑनलाइन चेकिंग नहीं, पेपर किया है तो पेपर। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पेपर। एज लिमिट एक्सटेंशन फॉर डिलेड एग्जाम, ठीक है। एंड मैंडेटरी 7-day इंडिपेंडेंट टेक ऑडिट्स। एग्जाम शुड टेस्ट स्टूडेंट्स नॉट देयर पेशेंट्स। चैट जीपीटी से बनवाया ना तुम लोगों ने। बकरी के भेष में मीडिया, नहीं सॉरी भेड़िया। Somehow I like my mistake better. When a donkey gets too much attention, it starts thinking it's a lion. Honestly बताना, मन में किसकी पिक्चर बनी? लोग आएंगे ही नहीं तो पीसफुल ही होगा। मैं बोलना चाहता हूं, अगर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर्स, प्लीज यार तुम लोग ना अपना प्रोटेस्ट जो कर रहे हो, तुम लोग अगर कह रहे हो तुम यूथ का पार्टी हो, तो तुम 8 से लेके 12 तक अपना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? यूथ 11 बजे सो के उठता है। मतलब जब तक यूथ ब्रश कर रहा है, जब तक तुम्हारा प्रोटेस्ट खत्म हो जा रहा है। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें जेन्युइनली देश की युवा की पार्टी बननी है, तो पहली बात तो 12 बजे के पहले कोई इवेंट नहीं, स्टॉल्स लगवा दो प्रोटेस्ट में, वेलकम ड्रिंक,
सेल्फी पॉइंट, और जो सबसे ज्यादा इंगेज करे, सबसे ज्यादा स्नैप डाले उसके बारे में, उसको मेन पेज से शाउट आउट। और टीम से दरख्वास्त आई कि इतना कुछ कर ही रहे हो तो एक करण औजला भी बजवाई दो। ना पड़े तू मेरी बाँ, कितना सोना लेना मेरा नाम। एक स्विगी डिलीवरी बॉय है, उसने एक वीडियो बनाया और उसको एक ऑर्डर आया होगा, और ऑर्डर जब आप देते हो तो आप एक कस्टम इंस्ट्रक्शन दे सकते हो ना कि भैया खाना जो है वो गार्ड को दे जाना, या फिर तीखा कम रखना, या फिर कटलरी नहीं देना। तो एक कस्टमर ने ये नोट लिख रखा था, नो मुस्लिम डिलीवरी बॉय शुड कम विद पार्सल। इसमें लिखा हुआ है नो मुस्लिम डिलीवरी बॉय शुड कम विद पार्सल। पता नहीं किस तरफ जा रहा है हमारा देश, बहुत दुख होता है ये सब चीजें देखकर। तुम्हारे लिए ना सिर्फ एक वीडियो होगा, तुम्हारे लिए एक कंटेंट होगा। उस इंसान के बारे में सोचो जो एक काम कर रहा है, जिसको एक खुद पढ़ना पड़ा होगा। कितना डीह्यूमनाइजिंग है, कितना डिमीनिंग है, कितना डिसरिस्पेक्टफुल है। गुस्सा आएगी, तुम्हें दया आएगी, फिर तुम्हें बस बुरा लगेगा कि यार यहाँ पहुंच गए क्या हम। और ये इकलौती नहीं है, बहुत सारे ये दबे दबे मुंह में सोसाइटी की मीटिंग्स में ये सारी बातें होती हैं, और कुछ लोग ऐसे चुपचाप ऐप के में अंदर भी डाल देते हैं। कैजुअली हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल है, ये बहुत अब नॉर्मल है। ये दिस इज क्लासिक डिस्क्रिमिनेशन। उस भाई ने एक शब्द का इस्तेमाल किया ना, असंवैधानिक। अगर आप एक हिंदू, मुस्लिम, नॉर्थी, साउथी, चिंकी, मोमो, सफेद, काला, अगर आप किसी भी तरह पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ना, असंवैधानिक है। ना आप अच्छे हिंदू हो, ना आप अच्छे भारतीय हो। जिसने लिखा है बुरा उसके लिए भी लग रहा है, क्योंकि वो भी धर्म जात की गुट्टी पिला दी गई है, उसको भी नफरती बना दिया गया है। एंड होपफुली जिसने भी लिखा है अपने लाइफ में बहुत सक्सेस करे, नाम कमाए, पैसा कमाए, विदेश को घूमने जाने को मिले, कहीं वो विदेश में कहीं जाए और कोई उसको बोले कि हाँ जो भी हो, एवरीवन इन, इंडियंस आउट। इंडिया का एक्सट्रीमिज्म जब बाहर जाके रेसिज्म बन जाएगा ना, डिस्क्रिमिनेशन कितनी गंदी चीज है, तब रियलाइज होगा। तुमने कभी रचना गुजर का कंटेंट देखा है? नहीं। अबे रात को 3 बजे यूट्यूब स्क्रॉल करते करते नहीं आया? हमको नहीं पता। क्या ओजी फीड नहीं है यार, तुम्हारी फीड खराब है यार। रचना गुजर एमपी की सबसे बड़ी कंटेंट क्रिएटर है। ऊंचा उड़ना है तो बाज बनो, लड़की बाज नहीं। कभी बहम में हो रहे हो, कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो? और सुन गुजरी कह दे। मतलब बेसिकली इनके कंटेंट में ये बहुत सारी ज्वेलरी पहनी होती थी। और यूट्यूब पे सिर्फ बच्चे थोड़ी रिसर्च करते हैं, कभी कभी चोर भी कर लेते हैं। कुछ चोरों ने इन्हीं की वीडियोस के थ्रू इनके घर का नक्शा समझा, देखा कि कितने गहने पहनती हैं, कहाँ रखती हैं, ठीक है, इन आउट क्या है, और एक रात को इनके फैंस ने इन्हीं के घर में डाका डाल दिया। और रेड बुल की पेटी भी ले गए यार। रेड बुल ले गए, रेड बुल पे नहीं डाल। थीफ 1 भाई चाबी कहाँ है लॉकर की? थीफ 2 रुको व्लॉग देखकर बताता हूँ। जी बढ़िया है, दोरी सा पीवाओ, जामे मुँह कंडा देनो है। जुबान कह रही है बुरा हुआ, दिल कह रहा है अच्छा हुआ। भाभी यही रचना, भाभी यही देखो जरा कैसा आदमी है ये। सोच समझ के किसी के बारे में कछु बोलवे करो। मैं भी चोर हूँ और सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखता हूँ। सौरभ हेलो, अवंतिका भाभी, हेलो भाभी वो गेट में ताला लगा दो। एक काम करो, जी वैगन मेरे यहाँ बात कर दो। और चोरी के बाद से रचना गुजर ने जो कंटेंट की बारिश की है भाई, इतनी वीडियोस डाली हैं जैसे सोने की EMI अब ये एड रेवेन्यू से भरेंगी। मेरे घर चोरी भई है तो ये नहीं 1000 वीडियो आएंगी। इतना फ्लेक्स जो आप कर रही थी, ये तो साला होना ही था। ब्याह को पलका है, बढ़िया जामे आए हैं, जो गद्दा डरा पूरे गद्दा तैस नैस कर दे। चोरी करी गद्दा का तैस नैस कर दे। झांसी की रानी बनने पर मुझे मजबूर मत करो, मैं महिला हूँ, मुझे महिला ही रहने दो। तो झांसी की रानी भी तो महिला ही है। जामे डेक उधर रोज देख सकता है, डेक पते बिना बढ़िया ना का लो, डेक पटक गई जिमे ब्याह की लेंगा चुने जिमे पति के कपड़ा धरे, पूरी एक एक चीज में बिंदी सरी की टटोरेंगे। बिंदी सरी टटोर नहीं, बताओ को बात वही बताओ। तूने बिंदी का टटोर दी बन की? तुम लोग चोरी कर रहे थे, तुम पैसा लिए जाते, जो तुम जेवरात लिए जाते, तुम बिंदी टटोर दी, तुमने उनके डेक खराब कर दो हैं, तुम उनकी रेड बुल पी गए। और कोई बात भाई, कैसे तुम ढेले भर के चोर हो गए? तुम कलंक हो तुम चोर के नाम पे ना। रचना भाभी मैंने सपोर्ट किया फुल। शी इज माय फेवरेट गुजर आफ्टर राजा गुजर। पर राजा गुजर को कोने डेग ना खराब करो। अब अगली न्यूज तुम सुन लो, तनक पॉजिटिव जी में लोगन ने का करो है कि उनने, अरे यार रचना भाभी जाने दी दिमाग। इस हफ्ते ईरान यूएस क्राइसिस पे फिर से अपडेट आई है। ईरान ने इस हफ्ते बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो फिर से बंद कर देंगे। समझ ही नहीं आ रहा है कब खुला रहता है कब बंद रहता है। अरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कि सराफा बाजार?
मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर, क्योंकि मुझे छोड़ो इन्हें भी नहीं पता कि कब क्या हो रहा होता है। पहले खबर आई कि किसी एक ईरानियन वेसल ने एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर पे हमला किया है, काउंटर स्ट्राइक में फिर अमेरिकन ने हमला किया और बोला कि भाई ये जो अब सीज फायर है वो ब्रेक हो गया है। ईरान ने बोला हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है और कुछ शिप्स पर हमला किया। 3 इंडियन मर्चेंट नेवी सेलर्स मारे गए। फिर ट्रंप ने बोला कि ऑलमोस्ट इनसे हमारी डील साइन हो गई है। तो लोगों ने बोला एक सेकंड वेट, तुम यही तो पिछली बार बोल रहे थे और उसके पहले वेट, तुम पिछले 28 साल से यही बोल रहे हो। You are fake news। रुपए और डॉलर के मुकाबले टूट करके 96 पे पहुंच गया है। एंड एक बार फिर से FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने $28 बिलियन इंडियन मार्केट से वापस खींच लिया है। इसको बैलेंस आउट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या जितने भी कैपिटल गेन टैक्स लगाते थे उनको घटा करके जीरो कर दिया है। मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडियन मार्केट पर पैसा लगाते हैं और उसका जो पैसा कमाते हैं उनका कैपिटल गेन होता है उस पर सरकार टैक्स लगाती है। बट क्योंकि वो अपना पैसा वापस खींच रहे थे तो बैलेंस आउट करने के लिए सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम आप पर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो बेसिकली मार्केट से पैसा बाहर ना जाए इसलिए सरकार टैक्स रिबेट्स तक दे चुकी है। बट अगेन फायदा फॉरेन इन्वेस्टर को हो रहा है, डोमेस्टिक कंज्यूमर की तो फट रखी है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अच्छा, जब तक ड्राइंग रूम की टीवी में ईरान अमेरिका चलता रहेगा तब तक उसका असर किचन पे भी पड़ता रहेगा। पेट्रोल डीजल ऑलरेडी महंगा हो चुका था। इस हफ्ते डोमेस्टिक एलपीजी, नॉट कमर्शियल, डोमेस्टिक एलपीजी लगभग 30 रुपए महंगा हो गया। एग्जैक्टली 29 किया कि वो ऐसा ना 29 लगे, 30 ना लगे। अब जो 14 किलो का सिलेंडर आता है वो 950 से लेके 1000 या 1200 और ब्लैक में तो 2-2000 रुपए तक मिल रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पहले सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ था, फिर पेट्रोल 7.5 रुपए महंगा हो गया, अब सिलेंडर फिर 30 रुपए महंगा हो गया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। महंगाई क्यों बढ़ रही है सवाल आप पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि जवाब पहले से रेडी है। वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, कंपनीज ऑलरेडी घाटे में हैं, जनता को जितना हो सके इंसुलेट किया जा रहा है। हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, 300 रुपए महंगा होना चाहिए, 30 रुपए महंगा किया है, 270 रुपए तुम निकालो। सिलेंडर के अच्छे दिन आ गए। ये वही गैस सिलेंडर तो नहीं है जो बुरे दिन में 300 और 400 का आता था। 300-400 का आता था भाई उस टाइम पे। जितने का तब आता था उतने का महंगा हो जाता है। तो क्या हुआ, 2000 या 3000 का हो फिर भी हम खरीदेंगे। ये वही है क्या कि मोदी जी वेरी गुड वाले में वोट मोदी दूंगा। Someone see स्मृति ईरानी जी, I hope she will come forward to protest now with cylinder against the government। स्मृति ईरानी ने एक टाइम पे इतना प्रोटेस्ट मारा 2014-13 के टाइम पे, पूरा अपना वो सास भी कभी बहू का पूरा फेम लेके सड़कों पे बैठ जाती थी कि हाय हाय 4 रुपए सिलेंडर महंगा कर दिया, हाय हाय सिलेंडरिला कहने लगे थे लोग उनको। अब देखो, अब ना वो प्रोटेस्ट कहीं दिखता है ना स्मृति ईरानी। सिलेंडर महंगा, तेल महंगा, हे भगवान और परीक्षा मत लो। अब मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। ऊपर वाले अब समझ आ रहा है मोदी जी क्यों बोल रहे थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सही है, नितिन गडकरी नहीं है, वरना इसमें एथेनॉल मिला देते और फिर हम खरीद रहे होते G85 सिलेंडर। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है भैया। और इस बार का फुटबॉल वर्ल्ड कप बड़ा होने वाला है। मतलब नॉट जस्ट फिगरेटिवली बट लिटरली। 32 की जगह 48 टीम्स होंगी, लगभग 50 टीम्स, और मैचेस भी कुछ 60 नहीं लगभग 100 के ऊपर खेले जाएंगे। 3 देश इसको को होस्ट कर रहे हैं, मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा। इंडिया सैडली इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। हाँ, 1.5 बिलियन आबादी वाला देश, 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द वर्ल्ड कप। लेट दैट सिंक इन। और ऐसा क्यों? बहुत सारी चीजें कह सकते हैं कि हमारे यहाँ स्किल सेट या फिर हमारे यहाँ वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट लेट मी से दिस वेरी पोलाइटली, क्रिकेट की कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। लेट्स टॉक नंबर्स। पूरे इवेंट में लगभग 70 लाख टिकट्स बिकेंगे, लगभग 27,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। टोटल इकोनॉमिक पुश है लगभग 85,000 करोड़ रुपए का। ओपनिंग डे पर ही 1.5 बिलियन की व्यूअरशिप आई है और पूरा टूर्नामेंट में एक्सपेक्टेड है कि लगभग 6 बिलियन 6 अरब लोग उसको देखेंगे। मतलब ऑलमोस्ट पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द प्लैनेट, जिनके पास टीवी पहुंच गया है वो उसको देखेंगे। अगर आप भी वर्ल्ड कप में इंटरेस्टेड रहना चाह रहे हो इस बार, तो आई वुड से शकीरा का गाना इज अ गुड स्टार्ट। अब आप में से कई सारे होंगे जिनको मेसी, रोनाल्डो का नाम पता होगा, वॉच इट फॉर देम। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा, द लास्ट डांस। मेसी, रोनाल्डो, नेमार, लूका मॉडरिच, हैरी केन का भी लास्ट है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, बट गेम देखना।
तो तुम्हें इन प्लेयर्स के लिए देखना हो, किसी कंट्री के लिए देखना हो, या सिर्फ जर्सीज के लिए देखना हो, बट देखना ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, फुटबॉल वर्ल्ड कप्स, मुझे लगता है मॉडर्न सिविलाइजेशन के फेस्टिवल होते हैं ये। कहीं साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है मेक्सिको से, जहां पे किसी जापानीज फैन को मेक्सिको वाले उठा रहे हैं, अलग कंट्री, अलग लोग, अलग फ्लैग्स, बस सब एक साथ खेलेंगे। एक काम करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ किस कंट्री को सपोर्ट करोगे और उस कंट्री का झंडा लगाना इमोजी में, जस्ट फॉर द वाइब, राइट गाइस, लेट्स डू इट। मीनवाइल स्पेसएक्स का आईपीओ आने के बाद इलॉन मस्क ऑन पेपर दुनिया के पहले ट्रिलियनियर, बोला ना जा रहा हमसे, दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। अब तुम गरीब आदमी, तुमने लाख से ऊपर बैंक अकाउंट में भी नहीं देखा। ट्रिलियन डॉलर कितना होता है पता है? आज की डेट में 96 का रेट चला, बट मोटा मोटा 100 रुपया मिलके बनता है $1। ठीक है, ये रेट हो गया। उसके बाद नंबर्स में 10 लाख होता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर। अब वही मिलियन डॉलर इंटू 1000 करो तो वो बनता है 1 बिलियनर, अरबपति। और वही 1 बिलियन इंटू 1000 कर दो, मिलियन इंटू डॉलर इंटू 1000 तो बनता है 1 ट्रिलियन। मुझे लगता है दोस्तों वेल्थ की ना 2 स्टेजेस होती हैं। एक, जितना उसके पास पैसा है तुम देख नहीं पाओगे, और अब जितना उसका पैसा है तुम बोल नहीं पाओगे। अभी भी नहीं समझ में आया ना? एक देश में एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, सब कुछ मिला लो, कोई कितना खरीद रहा है, कोई कितना कमा रहा है, कोई कितना खर्च कर रहा है, पूरे सबका एक मिला दो तो एक देश की जीडीपी बनती है। पाकिस्तान की जीडीपी है $450 बिलियन। तुम सोचो इलॉन मस्क के पास इतना पैसा आ गया है कि वो पाकिस्तान को 2 बार खरीद सकता है, और फिर भी एक मुकेश अंबानी का पैसा बच जाएगा। मैं ये नहीं मानता हूं, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अच्छा, अब हम लोग कई बार ना शो में सिविक सेंस के बारे में बात करते हैं। इसी टॉपिक को लेकर इस हफ्ते शान के साथ एक पॉडकास्ट भी किया हमने, आप जाके देख सकते हो। तो मैंने कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़े। कुछ लोग थे जो अग्री नहीं कर रहे थे कि नहीं इंडिया में सिविक सेंस की प्रॉब्लम है, और उन्हें लगा कि नहीं तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है वो गलत है, इट कम्स फ्रॉम अ वेरी लिबरल डॉगमैटिक एलिटिस्ट माइंडसेट। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे गूगल करना पड़ा उसका मतलब। बट आई गेट इट वेयर दे कमिंग फ्रॉम, कि इंडिया में जो सिविक सेंस की प्रॉब्लम है वो सिर्फ लोगों की लापरवाही की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ उनकी लाचारी भी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में ट्रेन में लोग खचाखच भरे रहते हैं, ये जनरल बोगी के लोग होते हैं, ये रिजर्वेशन में पहुंच जाते हैं, पूरा एक्सपीरियंस खराब करते हैं, बट उसके पीछे की आप रियलिटी भी समझो वो हो क्यों रहा है। जैसे इस हफ्ते यूपी कांस्टेबल के एग्जाम हुए, 32,000 पोस्ट निकली थी, और उसके लिए 21 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, और ये सब अपने गांव खेड़ों से पहुंचे, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बनारस, और हर शहर में चक्का जाम हो गया। गाड़ी भी उनके पास है नहीं, बस का किराया वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इकलौता तरीका बचता है ट्रेन से जाने का। तो फिर उस लड़के के माइंडसेट से सोचो, उसका पूरा एम है जाके बस एग्जाम देना, तो कैसे भी करके जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं तो खिड़कियों के अंदर घुस जाता है, बस जाने की कोशिश करता है। वहीं आता था कॉन्सेप्ट ऑफ 2 इंडियाज, सेम ट्रेन, इंजन के पीछे जनरल बोगी, उसके पीछे फर्स्ट एसी। व्यवस्था वही है, बस एक कोच में लोग व्यवस्था को गाली दे रहे हैं और दूसरे में व्यवस्था में गाली खा रहे हैं। अगली बार बियर पीने से पहले एक बार ये न्यूज सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्या हुई? इधर आओ, किसी को बताना मत। कई बार ऐसा नहीं होता, तुम बियर लेने जाते हो और वो 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लेता है ठंडी करने के। फालतू का दिमाग खराब होता है ना कि क्या मतलब बियर ठंडी करने के, गर्म बेचेगा, लेकिन देने पड़ते हैं। अब केरला में एक आदमी ने बियर की बोतल ली 170 रुपए की, या तो किंगफिशर हो गया, बडवाइजर मैग्नम, या मेरे को फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का। 170 की बोतल थी, उसने 180 रुपए लिए, 10 रुपए ठंडी, आई एम सॉरी केरला है ना, ठंडी करने के। कस्टमर ने बोला वापस पैसे करो ना, कंप्लेन कर दो। उन्होंने कहा हाँ कर दो। उसने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर दी, और सुनो, कंज्यूमर कोर्ट ने व्यक्ति के फेवर में फैसला दिया और बोला उसके 10 रुपए वापस करो, 9% उस पर इंटरेस्ट दो, 10,000 रुपए की उसकी लीगल कॉस्ट, 15,000 रुपए कॉम्पेंसेशन, कुल मिला के 25,000 रुपए का फाइन भरो उसको। हाँ, ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं ना, तुम उसके 25,000 रुपए ले सकते हो इनसे। इस हिसाब से मैंने कल में लखपति हो गया मैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज आती है पड़ोस से, जहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारी प्रोटेस्ट हुए, जिसको ब्रूट फोर्स के साथ क्रैकडाउन किया गया। अब यहां पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लो। 2 एरिया है पाकिस्तान के, एक नीचे है बलूचिस्तान और ऊपर आता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दोनों जगह के लोगों को बड़ी खफा रहती है कि उनकी मेन गवर्नमेंट से कि आप सिंध इलाके पे ज्यादा फोकस करते हो, हमारे यहाँ पे से रिसोर्सेज ले जाते हो और हमें ना बिजली, पानी, नौकरी कुछ नहीं मिलता। दूध हमारे यहां से निकलता है और मिल्कशेक इस्लामाबाद जाता है। I drink your milkshake.
तो वहां पे लोगों ने अपने हक की आवाज उठाई, लाखों लोग उस प्रोटेस्ट से जुड़े, फिर बाद में उस पर क्रैकडाउन किया गया, वहां पे इंटरनेट शटडाउन किया गया, इनफैक्ट प्रोटेस्टर पे डायरेक्ट गोली चलाई गई, 11 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी पीओके को लेने की बात करता है, अब राइट टाइम है, ले लो। एक कुछ लोग इंटरनेशनल मसलों को बिल्कुल ऐसे समझते हैं जैसे पता नहीं कोई मोहल्ले में कोई सोसाइटी की मीटिंग हो रही हो कि हाँ वो चाइना ने वहां से कुछ बोल दिया, इंडिया ने ये बोल दिया, अच्छा हम अभी हमें पीओके ले लेना है, कल हम ले लेते हैं। अरे ग्राफिक में एरोप्लेन उड़ा दिए, स्टूडियो में सायरन बजवा दिए, हो गया युद्ध। ऐसे नहीं चलती डिप्लोमेसी। ये सायरन नहीं है, ये अलार्म है, और अगर ये अलार्म से पाकिस्तान नहीं उठा तो हमेशा के लिए सो जाएगा। अब वो 370 रुपए वाली बिरयानी वाला तो वायरल हो गया, लेकिन अगर आप ये शो बहुत टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता होगा इससे और भी कई ज्यादा ऊट पटांग बातें कही जाती हैं, घटनाएं होती हैं और कुछ तो न्यूज भी बन जाती हैं। जैसे कि एक पत्नी ने एक पति से डिवोर्स की मांग की, ये न्यूज है, पर इसलिए की क्योंकि वो हनीमून पे उसके सास ससुर को ले जाना चाहता था। ये नॉनसेंस न्यूज है। यूपी के मेरठ में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू एक लड़का लड़की की शादी हुई। शादी के बाद पति पत्नी ने सोचा हनीमून के लिए हम नैनीताल जाएंगे, पर साथ में जाएंगे लड़के के मम्मी पापा, भाई और बहन। क्या ये क्या बक रहे हो? हाँ, हम साथ साथ हैं 2026 वर्जन। लड़की का कहना था कि भाई हनीमून है, बढ़िया हम दोनों जाएंगे, लेक पे बोट राइड करेंगे, स्ट्रॉबेरी खाएंगे। लड़के का कहना है कोई बात नहीं, भाई हमारा चप्पू चला लेगा पीछे। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने कहा चलो ठीक है नैनीताल पे सब जाए, दुबई चलेंगे अगला। तो लड़के ने कहा हाँ वहां भी कोई ना कोई तो चलेगा घर से, आजकल हनीमून पे कपल अकेले जाते हैं, ठीक नहीं रहता। चलिए इंटरनेट की अदालत में जनता की दलीलें सुनते हैं। चिनाब गर्ल्स टेल्स बोलती है आई एग्री, कुडंट द फैमिली लेट देम हैव देयर प्राइवेट टाइम एंड वेट फॉर देम टू प्लान अनदर ट्रिप ऑल टुगेदर? बिग रेड फ्लैग फैमिली, आई स्टैंड विद द ब्राइड। हनीमून एंड फैमिली ट्रिप आर बोथ डिफरेंट सिनेरियो। हनीमून इज नॉट योर 4 धाम यात्रा, सबको लेके चलेंगे। अभी केस फैमिली काउंसलिंग पे गया है, अभी तक समझौता नहीं हो पाया है, पर अगर आपके पास कोई आइडिया है कैसे समझौता हो सकता है, अपना आप सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली न्यूज असम और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि वो बहुत ही जल्द पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन से आफ्स्पा को हटा देंगे। नाउ आफ्स्पा स्टैंड्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत पहले के टाइम पे जब आजादी हुई थी, जब इंसर्जेंसी बहुत हुआ करती थी, तब आफ्स्पा लाया गया था। जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनको कुछ स्पेशल पावर्स देता था कि आप किसी की भी तलाशी ले सकते हो, बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकते हो, ताकि वहां पे अगर कोई असामाजिक तत्व आए तो उनको डील किया जा सके। बट रिसेंटली ऐसे कई सारे केसेस सामने आए जहां पर लोकल्स और आर्म फोर्सेस में क्लैशेस हुए, और उसका रीजन बताया गया आफ्स्पा के अंडर अनचेक्ड पावर्स। 2004 का एक बहुत फेमस केस था जहां पर एक मणिपुरी महिला को असम राइफल्स के कुछ जवानों ने अरेस्ट किया था, अगले दिन उनकी लाश मिली थी, तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। इनफैक्ट ये एक बहुत इनफेमस पोस्टर है उस टाइम का। तो जहां पर सरकार कोशिश कर रही है कि लोकल लोग और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके बीच में समन्वय बना जा सके। आफ्स्पा एक बहुत पेन पॉइंट था और उसको सॉल्व करने के लिए अमित शाह ने कहा है कि अब बहुत ही जल्द आफ्स्पा हटा दिया जाएगा। लेट्स सी। अब कॉकरोच जनता पार्टी उनके प्रोटेस्ट रेजिग्नेशन की मांगे चलती रहेंगी, बट इसका जो कोर इशू है ना वो है हमारे देश का एजुकेशन। और पिछले कई सारे हफ्तों में एजुकेशन में पेपर लीक की मुद्दा बहुत उठाया गया है, बट दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है और इतनी गहरी है आप सोच नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल इस हफ्ते वाटर एड और एम्स और IIT भुवनेश्वर ने एक स्टडी की और पाया कि 74% ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स इन उड़ीसा, मतलब हर 4 में से 3 बच्चियां महीने में 1 से लेके 7 दिन तक स्कूल नहीं जाती। क्यों? आलस आ रहा है, मक्कार है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, घर का काम कर रही है। नहीं, आप रीजन सुनो, आपका दिल बैठ जाएगा। यार टॉयलेट तो है लेकिन पानी, वेस्ट डिस्पोजल, यहां तक कि डस्टबिन, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो बाकी दिनों तो मैनेज कर लेती हैं बेचारी, लेकिन जब उनके पीरियड्स के दिन आते हैं तब वो परेशानी होती है उनको। तब उनको क्लीन करना है अपने आप को, पैड्स चेंज करना है, इन्फेक्शन से बचना है। तो ये जिल्लत झेलने की वजह वो बच्ची फिर स्कूल नहीं जाती। लड़कियों के ही कमेंट्स पढ़ते हैं। अ स्कूल विदाउट अ सेफ टॉयलेट इज नॉट अ प्लेस ऑफ लर्निंग, इट्स अ प्लेस वेयर डिग्निटी इज डिनाइड. No girl should have to choose between her education and her basic needs. I think government plus people both are responsible. Access to safe toilet and clean water should be a basic right, not a privilege. It's heartbreaking to know that such basic issues still exist in our country. बहुत जरूरी है जानना, समझना, क्योंकि लड़के ना इस प्रॉब्लम से रिलेट भी नहीं कर सकते। अगर आप उनको बताओगे नहीं वो कभी नहीं समझ पाएंगे। टॉयलेट की कीमत क्लासरूम से चुकाई जाती है। ओके, एक और न्यूज जो आपको जानना चाहिए कि इस हफ्ते ऑफिशियली इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है TFR
वो 2 के नीचे चला गया है। 1.9 रहा इंडिया का फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट बेसिकली डिसाइड करता है कि एक के बाद एक जनरेशन में पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है। फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 है तो उसको स्टेबल पॉपुलेशन माना जाता है, बच्चे 2 ही अच्छे। उससे ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी और उससे कम है तो आने वाले जनरेशन में पॉपुलेशन आबादी कम हो जाएगी। ये प्रॉब्लम जापान, साउथ कोरिया, रशिया, यूरोप में ऑलरेडी देखने को मिल रही थी और अब द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया का फर्टिलिटी रेट भी 1.9 आ चुका है। मतलब आने वाले टाइम में 50-70 तक पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसके बाद डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। नाउ 2.1 इज द रिप्लेसमेंट लेवल, मतलब सब 2 बच्चे करते हैं लेकिन कुछ सर्वाइव नहीं कर जाते, कुछ दुर्घटना होती है तो 2.1 लेके चलते हैं। इसके इंप्लीकेशन समझो, जैसे किसी देश की यंग पॉपुलेशन बहुत है तो उसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। यंग लोग हैं, एनर्जी है, खून गरम है सबका, तो उनको अगर काम पे लगा दोगे तो आपकी देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन वही अगर आपकी आगे जाके पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, बूढ़े लोगों की आबादी ज्यादा होगी तो वर्किंग एज के लोग कम होंगे, रिटायरमेंट एज के लोग ज्यादा होंगे, ज्यादा लोगों को पेंशन देनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों को सोशल स्कीम्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। इससे ना सिर्फ देश की पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है बट इकोनॉमिक स्ट्रेस भी बढ़ता है। और इंडिया में तो बहुत स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। कुछ स्टेट्स हैं, खासकर साउथ इंडिया अगर मैं आप देखोगे तो केरला, तमिलनाडु, यहां देखोगे तो 1.3, 1.3, इनफैक्ट दिल्ली का भी 1.2 है। कुछ स्टेट्स हैं यूपी, बिहार, वहां पे फर्टिलिटी रेट 2.5 से ज्यादा है। तो आने वाले टाइम में बिहारियों की, यूपी वालों की पॉपुलेशन बढ़ेगी और जो साउथ में है, मतलब अब क्या इससे ज्यादा कुछ बोलेंगे तो फिर तुम लोग लड़ने लग जाते हो। एनीवे, कम बच्चे पैदा होने के रीजंस क्या हैं? लोग क्या ज्यादा समझदार हो गए दिन में? रात तक तो कंट्रोल नहीं होता, तभी तो कोविड में बच्चे बढ़ गए थे। देखो, किसी भी सोसाइटी में आबादी, फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन गिरने के मोटे मोटे 3 कारण होते हैं। पहला तो है एजुकेशन। देखा गया है कि जैसे जैसे सोसाइटी में एजुकेशन बढ़ता है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, अपने करियर पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो वैसे वैसे लोग कहते हैं अरे भाई हम तो अच्छे हैं, कि भाई हमारा तो ठीक है, सिंगल लाइफस्टाइल, हम तो डिंग हैं जी, हमें बच्चे नहीं करने। मोटा मोटा जैसे जैसे एजुकेशन का ग्राफ बढ़ता है वैसे वैसे देखा गया है कि फर्टिलिटी रेट कम होता है। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गिरावट। पहले एवरेज लाइफ स्पैन बहुत कम होता था, पैदा होकर सर्वाइव करना ही मुश्किल था, पर धीरे धीरे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है, जो प्रैक्टिकल रीजन है, वो है इन्फ्लेशन। आप आसपास में किसी को भी देखो जो शादीशुदा है, जो 2-2, 3-3 साल तक बच्चे पैदा नहीं कर रहे और उनका हो सकता है पर वो कर नहीं रहे, तो वो यही बोलेंगे कि भाई हम तो महंगाई से परेशान हैं, अभी वैसे ही हम अपना रेंट नहीं दे पा रहे, पेट्रोल का खर्चा नहीं निकाल पा रहे, बच्चा पैदा कर लिया तो फिर उसके स्कूल का खर्चा, उसके ट्यूशन का खर्चा, आजकल तो डायपर भी साले इतने महंगे आते हैं। एंड प्रैक्टिकली ब्रो, कभी बच्चों की शॉपिंग करने जाओ तुम, अगर आदमी को लगता है कि औरत की शॉपिंग में ज्यादा खर्चा होता है तो औरत से पूछो, वो बताएगी कि भाई तुम फर्स्ट क्राई तो चलो मेरे साथ एक बार। जितने में अपना PS5 आता है, उनका एक छोटा सा झुंझुना बचता है आजकल, वो क्या होता है, वो जब हम लोग रोते तो झुला देते थे उसको, झूला पालना क्या कहते हैं उसको आजकल। अरे बेटा, अमीर लोग शो देखते हैं, कुछ इंग्लिश वाला बताओ उसमें वर्ड। बढ़िया है, पालना है, मिडिल क्लास लेके आ गया अपना यहाँ पे। ट्रैम्पोलिन। ओह, टकेशी कहाँ से लेके लाना बच्चे को? क्रेडिल। बच्चे का कभी क्रेडिल लेने जाओ भाई EMI पे खरीदना पड़ेगा, महीने की तनख्वाह निकल जाएगी तुम्हारी, और फिर तुम कहते हो बच्चे पैदा करो ना। भाई तुम करो, हम चाचा बनने में खुश हैं। अच्छा, आपने ये वाली फोटो जरूर देखी होगी इंटरनेट पर। ये वरमाला हो रहा है, एक साइड है लड़का और दूसरी साइड है लड़की की माँ। सास, दमाद और साजिश। मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर का, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से अलग होने के बाद अपनी सास से ही शादी कर ली। कहा जा रहा है कि 1 साल पहले व्यक्ति की शादी एक महिला से हुई थी और इसी दौरान उसकी अपनी सास से नजदीकियां बढ़ गईं। मैं रजत शर्मा की तरह क्यों बात कर रहा हूं? उसके बाद एक शादी टूटी और दूसरी बनी। संस्कारों और चरित्र समाप्ति की शुरुआत ही कलयुग की दस्तक है। अरे रे शैलेंद्र मिश्रा जी, आप शैली नाम के साथ संस्कारों की बात करते हुए थोड़े ऑफ प्लेस लगते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। इन्होंने कॉल मी डैडी वाला डायलॉग ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। कॉल मी डैडी। ओ आई कैन बेट दैट द फेवरेट कैटेगरी इज तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मणिपुर इन दिनों ठीक हालत में नहीं है। नॉट जस्ट द कॉन्फ्लिक्ट, पर उसके बाद जो अपडेट आई है, 13 मई को कुछ चर्च लीडर्स की हत्या हो गई थी, रिसेंटली कुछ नागा लोगों को हॉस्टेज बना दिया, फिर कुकीज को बना दिया, और फिर दोनों ग्रुप ने एक दूसरे के हॉस्टेजेस की जान ली। The recovery of 6 abducted Naga civilians has triggered outrage and deepened tensions in Manipur. The government of Manipur also condemned the killings and assured strict action against those responsible.
अब ऐसी एक घटना सुनो बरेली की। यहाँ पर शादी होनी थी, एक्चुअली निकाह होना था। निकाह के एक रात पहले दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। आजकल बहुत होता ही है। वहां बारात पहुंची, स्वागत के लिए सारा इंतजाम था, बस बहू नहीं थी। गजब बेइज्जती है। मैटर हो गया, पंचायत बैठी एंड बुड्ढों की पंचायत, द मोस्ट फेमिनिस्ट सॉल्यूशन। उन्होंने कहा बड़ी बहन भाग गई है तो छोटी बहन से निकाह करा दिया जाए। अब यहाँ पे जैसी खबर फैली कि छोटी बहन से शादी होगी, उसका बॉयफ्रेंड पहुंच गया, तो छोटी बहन ने भी शादी करने से मना कर दिया कि भैया हमारा तो सेट हो रखा है, इनके साथ हमने फ्लेम्स खेलने, इसके बाजू पे तो मेरे नाम का टैटू भी है। द होल फैमिली डिडंट हैव एनी समझदार इंसान who could ask the girls if they love someone or not. Bollywood is zero in front of these UP stories back to back. लौंडे का सोचो भाई, एक रात में 2 बार रिजेक्ट हो गया वो। नहीं। और वहां पे पूरी लड़ाई वड़ाई हुई है, लाठी डंडे चले हैं, जिज्जा जी ने मारा है, पुलिस आई है, FIR लिखी गई है। अच्छा यहाँ तो बारात आ गई, मिर्जापुर में तो दूल्हा भाग गया, बैंड बज गया। हाँ, एक शादी होनी थी, दहेज में मिलना था उसको बाइक। तिलक में लड़के ने लड़की वालों से 1.5 लाख रुपए की बाइक मांग ली। ये होगी पल्सर, है ना? डिस्प्यूटेड है, कुछ जगह बुलेट लिखा, कुछ जगह पल्सर। 1.5 लाख की कौन सी बुलेट आ रही है? पल्सर। फैक्ट चेक करके आओ, पता है मुझे, क्योंकि मैंने भी तो मांगी। You know my stance. तो उसने बाइक ली और उसी बाइक से भाग गया। शादी नहीं, Amazon डिलीवरी, नो मैरिज, ओनली माइलेज। अगली खबर के लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर एक मेजर करप्शन एक्सपोज हुआ है। मतलब एक्सपोज हुआ था पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। अब होता क्या है कि कई बार सरकारी स्कीम्स आती हैं कि भैया यहाँ पे प्लांटेशन करना है, यहाँ पे रोड ठीक करनी है, यहाँ पे लेवलिंग करनी है, यहाँ पे कैनाल बनानी है, उसके लिए फंड आता है। ये बाबू अधिकारी मिलके सारा फंड चट कर जाते हैं। ये पूरा खुले में होता है और कितना कॉमन है ये तुम्हें समझना हो तो अमित किलोर का राज शमानी के साथ ये पॉडकास्ट देख लेना, समझ जाओगे। अब राजस्थान में भी यही हुआ। यहाँ पे राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट था। ग्राउंड पे कुछ काम नहीं हुआ, फेक बिल लगा दिए गए, चिपका दिए गए, 17 करोड़ के 17 करोड़ हजम हो गए। और खुद एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में हर साल 700-800 करोड़ तो ऐसे गायब हो जाते हैं। खैर बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, ये घपला सामने आया। घपला सामने आया तो इंटरनल जांच कमेटी बैठी। क्लियर कट करप्शन का केस। 15 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ है। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, 15 महीने में इनसे एक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। तो ये सिस्टम के बारे में तुम जान जाओ कि सरकार में एक बाबू और बाबू का जो रिलेशन होता है वो तो बेबी और बाबू का भी नहीं होता। वेरी आयरॉनिकली ये किसी के सगे नहीं होते पर एक दूसरे के होते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। अगली कुछ पॉजिटिव न्यूज देखते हैं, जहां कुछ लोगों ने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इन्वायरमेंट में चेंज लाया। इन्हें हम लोग ऐसी न्यूज देते हैं जहां पे सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ इंडिविजुअल इनिशिएटिव भी दिखाई दे। जैसे किसी ने अकेले तालाब साफ कर दिया, किसी ने अकेले घाट साफ कर दिया, किसी ने अच्छे कोई इनोवेशन कर दिया, या किसी ने अकेले कोई जंगल बना दिया। जैसे कर्नाटका के एक गांव में 1600 एकड़ जमीन सरकार ने एक पावर प्लांट बनाने के लिए खाली कराई। हालांकि उसमें कभी पावर प्लांट नहीं बना, तो 1600 एकड़ जमीन बंजर खाली वहां पड़ी हुई थी। गांव के जो युवा थे जिनको पावर प्लांट में नौकरी करनी थी वो भी पलायन करके बैंगलोर साइड चले गए। नॉर्थ इंडिया में जैसे दिल्ली पलायन, वैसे वहां पे बैंगलोर। इन्होंने इस पूरे एरिया पे पौधारोपण चालू किया और जो कि बहुत बड़ा एरिया था, पानी ज्यादा नहीं थे तो कुछ पेड़ सूख के मर रहे थे, तो उन्होंने वहां पे 18 किलोमीटर लंबी एक नहर खोद दी और जगह जगह पौधारोपण करके उस एरिया में लगभग 65,000 पेड़ वो लगा चुके हैं। और कई सारे ऐसे पौधे हैं जो आगे जाके और बढ़ेंगे। और इनके काम की वजह से गांव के कई हिस्सों में तापमान 3 डिग्री से नीचे चला गया है और कई सारे गांव के युवा हैं उसको रोजगार मिल रहा है वहां पे। ऐसी इंडिविजुअल स्टोरीज बहुत इंस्पायर करती हैं। इन्होंने अकेले एक जंगल बना दिया और वहीं दूसरी जगह एक इंसान ने 200 तालाबों को रिवाइव कर दिया। कर्नाटका के एक गड़ाक जिले में एक गांव था, वहां पानी की बहुत कमी थी, इतना कि लोगों को पानी के लिए 4-4 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था। और अभी ऐसा बहुत गांव में और देखने को मिलेगा, एल नीनो। तो वहां पे सिकंदर मीरा नायक नाम के एक व्यक्ति ने अपने इंडिविजुअल लेवल पे एक इनिशिएटिव लिया कि मैं यहाँ की वाटर बॉडीज को रिवाइव करूंगा। एक एनजीओ खोला, 30,000 रुपए की सीड फंडिंग ली। आज उनका एक एनजीओ चलता है, 25 लोग उसमें काम करते हैं और अपने काम से वो सैकड़ों लेक्स और कई सारे बोरवेल्स रिवाइव कर चुके हैं वहां पे। इन्फोसिस जैसी कंपनी अब सीएसआर फंडिंग देती है वहां पे। अब यहाँ पे इन दोनों स्टोरीज में किसी ने पूरा एक जंगल रिवाइव कर दिया, किसी ने सैकड़ों लेक्स रिवाइव कर दिए। ग्राउंड पे एग्जैक्टली रियलिटी क्या है गारंटी नहीं दे सकता, बट यहाँ पे मेरा कहने का मतलब कुछ और है कि जरूरी नहीं है कि हर बार अच्छा काम किसी को अपनी नौकरी सेक्रीफाइस करके बिल्कुल समाज सेवा में करना पड़े। कई बार लोग ऑर्गेनाइज तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, एक एनजीओ बना के भी ये काम करते हैं। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनको अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सीएसआर फंड होता है। अगर आप एक अच्छा काम करो और बताओ कि हाँ भाई जो मैं काम कर रहा हूं उससे जैसे में ग्राउंड पे चेंज आ रहा है, तो ये कंपनीज आपको सीएसआर फंडिंग तक दे सकती हैं। अगर आप आसपास में एनवायरमेंट क्लाइमेट के लिए कोई अच्छा काम करने का सोच रहे हो तो एक ये भी तरीका है। आप अगर अच्छा काम करो, लोग जुड़ेंगे, आपको फंड भी मिलेगा, बशर्ते आप अच्छा काम करो।
एपिसोड हो चुका है, जाने से पहले लाइक करना मत भूलना, नहीं पसंद आया और डिसलाइक भी कर सकते हो। अमित किलोर के साथ रिएक्ट एपिसोड आ चुका है, तो आप रिएक्ट चैनल पे देख सकते हो। एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री भी आ रही है इस हफ्ते, तो वो डॉक्यूमेंट्री इस चैनल पे आ जाएगी। एंड आई विल सी यू विद मोर न्यूज एंड एंटरटेनमेंट इन द मिड वीक। टिल देन डू सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कभी कभी समझ में नहीं आता, गाली तो देनी है पर डिजर्व कौन कर रहा है, तो मैं ऐसे ही छोड़ दिया करूंगा एक, जिसको वो ना पकड़ के ऐसे रख लेना कि मेरी है। उससे पहले तुमने ये कौन सी है अपनी भाभी, क्या नाम है इनका, हाँ रचना गुजर एमपी की, रचना गुजर एमपी की सबसे बड़ी बट एक सोशल मीडिया पे सेम वे पर वो जो उसको अभी और एक रात कर को बट वो जो बोल रहे हैं भाभी वो गेट में ताला लगा दो, पर जो उन्होंने जो बोला उससे एक औरत के जब आप ये समझ जाओगे, किसी भी पॉइंट पे इसमें हंसी मत ले लेना, ठीक है, नहीं तो रचना भाभी कल खड़ी हो जाए अपने ऑफिस के बाहर कि झांसी की रानी आई है। अब ना वो प्रोटेस्ट कहीं दिखता है ना स्मृति ईरानी, कहाँ गई उसे ढूंढो, हम सहमे से रहते किचन में, वो सड़कों पे प्रोटेस्ट लगाती। कौन सा लिंक ना, हम ना कोई लिंक जाने, हमें तो अगली दिखा दो तुम नूज।